हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिरुल इस्लाम, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर प्रांतिक केयरदार। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी सब लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और हमारे चैनल में जो वीडियो आ रहा है उसको आप देख रहे हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे चैनल पे। वी विल डिस्कस अबाउट जियो सैम्पलिंग। तो जियो सैम्पलिंग के बारे में जानने से पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि जियो सैम्पलिंग एक्चुअली है क्या। तो किसी भी जगह का या फिर किसी भी विलेज का या फिर किसी भी टाउन का वहाँ का डेटा जानने के लिए, उन लोगों का कल्चर, उन लोगों की इकोनॉमी, उन लोगों का फूड हैबिट, ये सब बारे में जानने के लिए हम लोगों को जियो सैम्पलिंग करना पड़ता है। तो जियो सैम्पलिंग करने से पहले सबसे पहले तो हम लोगों को जानना पड़ेगा कि वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है। वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है जानने के बाद वहाँ का कल्चर कैसा है, इकोनॉमी कैसा है, फूड हैबिट्स कैसा है, वो जानने के बाद हम लोग जियो सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो जियो सैम्पलिंग बेसिकली दो सेक्शन में होता है, एक तो प्रोबेबिलिटी जियो सैम्पलिंग और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी जियो सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी जियो सैम्पलिंग के अंदर कुछ डिवीज़न है और आज आप लोग प्रोबेबिलिटी जियो सैम्पलिंग के बारे में जानेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जियो सैम्पलिंग में जो सबसे पहले जो पार्ट आता है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? आप जिस जगह का सैम्पलिंग लेना चाहते हैं, जिस जगह के बारे में जानना चाहते हैं, पहले तो उस जगह को आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप रैंडमली, मतलब किसी भी तरह का कुछ नहीं जान के एकदम रैंडमली आपको वहाँ से डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद जो आता है वो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करने के लिए आपको तो पहले एक जगह को कुछ डिवीज़न में बांटना पड़ेगा। मतलब आप एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी भी विलेज को अब 3 डिवीज़न में बांट लिया। उसके बाद 3 डिवीज़न में बांटने के बाद उस 3 डिवीज़न में आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। उस 3 डिवीज़न के डेटा कलेक्शन करने के बाद उस 3 डिवीज़न का डेटा को रैंडमली आपको चूज़ करके करना पड़ेगा और उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जो डेटा आएगा वो जियो सैम्पलिंग के माध्यम से आएगा। तो एग्जांपल आप दे सकते हैं कि किसी भी विलेज में टोटल 30 हाउस होल्ड है। तो ये 30 हाउस होल्ड में आप 10 हाउस होल्ड का, मतलब उसको 3 डिवीज़न में बांट रहे हैं, 10 करके। उस 10 जो 3 डिवीज़न हुआ, उस डिवीज़न के बाद आप उस 10 3 डिवीज़न में 5 करके आपने डेटा कलेक्ट किया। उस 5 मतलब 15 डेटा में से आपने फिर 5 डेटा को सिलेक्ट किया एंड और 5 डेटा में आप उस डेटा को एनालाइज करेंगे एवं उसके बाद उस डेटा के ऊपर रिपोर्ट आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग का एक्चुअली क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ हम लोग उतना भी नहीं करते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप किसी भी विलेज को 3 से ज़्यादा 5-6 डिवीज़न में बांट सकते हैं एंड 5-6 डिवीज़न में बांटने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, उस 5-6 डिवीज़न का जो डेटा है उस 5-6 डिवीज़न में से रैंडमली आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा और रैंडमली कलेक्शन के बाद उस डेटा को आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? एक पूरा टोटल एक विलेज में आप मान लीजिए कि 30 हाउस होल्ड या फिर 40 हाउस होल्ड है, तो आप सिस्टमेटिकली कैसे कर सकते हैं? 2 हाउस होल्ड छोड़ के आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। मतलब पहले आप एक हाउस होल्ड का डेटा कलेक्शन किया, उसके बाद 2 हाउस होल्ड छोड़ के फिर एक हाउस होल्ड का डेटा कलेक्शन किया, उसके बाद फिर 2 छोड़ के फिर 1 का किया, उसके बाद फिर 2 छोड़ के फिर 1 का किया। इसको सिस्टमेटिकली रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग में जो लास्ट जो पार्ट आता है वो है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है? इसमें आपको 2 तरह का डेटा कलेक्शन करना पड़ता है, एक है प्राइमरी डेटा और दूसरा है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में आपको क्या आता है? प्राइमरी डेटा में आप लोग मतलब रैंडमली डेटा कलेक्शन करते हैं। रैंडमली डेटा कलेक्शन करने के बाद प्राइमरी जो डेटा आता है उसके बाद उससे फिर रैंडमली आपको कुछ डेटा सिलेक्शन करना पड़ता है और उसके बाद उस डेटा का एनालाइज करके आप लोग रिपोर्ट लिख सकते हैं। इसको कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इजी मेथड है एंड रैंडम सैम्पलिंग हर जगह पे यूज़ होता है। लेकिन रैंडम सैम्पलिंग में कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि
रैंडम सैम्पलिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इसका रैंडम एरर आ सकता है, मतलब डेटा गलत हो सकता है, और ये डेटा गलत होने का चांसेस रैंडम सैम्पलिंग में सबसे ज़्यादा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या फिर जो लोग पेपर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो लोग रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ ना कीजिए, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, रैंडम सैम्पलिंग में बहुत डेटा एरर आ सकता है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि ये बहुत कम टाइम में होता है और इसमें खर्चा भी बहुत कम होता है। दूसरा जो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। रैंडम सैम्पलिंग से ज़्यादा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और इसका एक टाइम टेकिंग होता है बहुत, मतलब इसके लिए बहुत ये रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है। तीसरा जो है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में भी बहुत क्या होता है कि डेटा एरर आने का चांसेस है। जितना आप स्टेजेस इसको डिवाइड करेंगे उतना आपको एरर ज़्यादा आएगा। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेटा एरर आने का चांसेस है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो सबसे ज़्यादा काम आता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है वो है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर एक विलेज में 40 हाउस होल्ड रहेगा तो आप अगर एक किनारे से शुरू करते हैं तो पहले एक घर का हाउस होल्ड सर्वे करेंगे, उसके बाद 2 घर छोड़ के फिर एक का करेंगे, उसके बाद 2 घर छोड़ के फिर एक का करेंगे, या फिर आप 3 छोड़ के करेंगे फिर 3 छोड़ के करेंगे। मतलब एक सिस्टमेटिक वे में, मतलब आप जितना घर छोड़ेंगे उसका भी एक मतलब एक एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। मतलब अगर आप 2 हाउस होल्ड छोड़ के तीसरे में करेंगे तो हर टाइम, मतलब हर बार ही आपको 2 हाउस होल्ड छोड़ के तीसरे में ही करना पड़ेगा। और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग के जो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि इसका खर्चा बहुत कम है और ये करने में बहुत आसानी रहता है और इसका टाइम भी बहुत कम लगता है। तो बेसिकली हम लोग जो फॉलो करते हैं, मतलब सर्वे के टाइम या फिर जियो सैम्पलिंग के टाइम पे जो, या फिर गवर्नमेंट रूल्स के टाइम पे जो फॉलो करते हैं वो है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। हम लोग सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग के फॉलो करके हम लोग अभी डेटा लेते हैं, हर जगह यही रूल्स को फॉलो करते हैं। तो क्या है उसका जो भाग है, उसका जो डिवीजन है वो भी जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब कल आप लोगों का नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बोलेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि अभी आप लोग सब घर पे हैं। स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।